Hello, dear students. This is Sushil Dagur, Physics Faculty Director, your friend at Emprise Academy. जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, आपकी फिजिकल क्लासेस अभी नहीं हो पा रही हैं, एंड एक अजीब सी उलझन में भी हो सकते हैं कि वेदर वी शुड वेट फॉर द फिजिकल क्लासेस टू बी स्टार्ट और वेदर वी शुड स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग जेईई या नीट की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे यहाँ जो भी कोर्सेज करने आते हैं। ये जब आप 10th से 11th में मूव कर रहे होते हैं तो एक 2 साल का एक प्रोग्राम रहता है जिसे हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, और जो मैक्सिमम सिलेक्शन रेशो रहता है वो इस तरह के प्रोग्राम से रहता है, वो चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है कि विदाउट एनी टाइम डिले, क्योंकि वी नेवर नोज, हमें कुछ भी आइडिया नहीं इस चीज़ का कि ये कितना लंबा चलने वाला है या क्या है, तो वी शुड स्टार्ट अवर प्रिपरेशन। पहली बात तो ये है। दूसरा, यू मस्ट बी वर्ried कि अब इसे कहाँ से करें कैसे करें, तो अभी देर आर नॉट द कंडीशंस कि आप लोग कहीं बाहर मेट्रो सिटीज में आप जा पाए। सेकेंड, अगर आप कोई बहुत बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो देर आर चांसेस कि आपको डाउट्स को लेके उतने अच्छे तरीके से उसको रिजॉल्व नहीं हो पाए, या आपको उसमें आपको टाइम ना मिल पाए, या फैकल्टीज आपको टाइम नहीं दे पाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इसकी प्लानिंग की है। वी आर मेकिंग स्मॉल बैचेस, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है एडमिशन और उसको लेके, तो आपको पर्सनल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हम आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको देते रहेंगे। इससे रिलेटेड जहाँ जहाँ आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी वो आप उस पर्सनल ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। जो भी असाइनमेंट, कंसेप्ट बिल्डिंग शीट्स, जीपीक्यूज रहेंगे वो आपको टाइम टू टाइम उसमें अवेलेबल होते रहेंगे। तो इस लॉकडाउन पीरियड में और इस पैनिक सिचुएशन में एम्प्राइज एकेडमी आपके लिए जितना भी बेस्ट जो कर सकती है, वी आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट, वी आर डिटरमाइंड अबाउट इट, एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा कंसाइज कीजिए, टेंशन को रिलीज करके इस प्रिपरेशन में आपको लगना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। अदरवाइज जो आपने वर्षों से मेहनत की थी, या कोई प्री फाउंडेशन कोर्स आपने किया था, एनटीएससी ओलंपियाड्स की आपने तैयारी की थी, और अब फॉर एग्जांपल अगर आप 2-3 महीने 4 महीने भी आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, आपकी पढ़ने की आदत छूट जाती है, तो आपकी जो पर्सनल स्किल्स थी वो बेटा डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, और इस लॉकडाउन को आप अपने लिए एक इस तरह से रिफॉर्म कीजिए कि आप एक नई योद्धा बनकर इसमें से निकले। ठीक है, आपके पास डेफिनेटली होम स्टडीज के लिए टाइम है। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी तो आप सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाते थे, 3 बजे आप वहाँ से आते थे, आफ्टर दैट यू वर गेटिंग योर क्लासेज या कोचिंग क्लासेज होती थी, तो सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम था। अब आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है। तो आप सोचिए मत कि कुछ कोविड-19 कुछ है भी, आप जस्ट अपना एक इस तरह से शेड्यूल बनाओ कि हाँ भाई आपको टाइम पर जगना है, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करनी है, वीडियो क्लासेज आपको लेनी है, असाइनमेंट पूरा करना है, होमवर्क पूरा करना है, और एक अच्छी खासी नींद आपको लेनी है। राइट, तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वी विल बी स्टार्टिंग योर टॉपिक वेक्टर। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर का थोड़ा सा आपने 9th क्लास में एक रफली आइडिया लिया होगा, या बहुत सी बार ये आपने देखा होगा कि क्या वेक्टर होता है, क्या स्केलर होता है। इसको हम डीपली तो देखेंगे। ये वैसे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आता है। फिजिक्स में चाहे नीट के स्टूडेंट हो चाहे जेईई के स्टूडेंट्स हों, आपकी अगर मैथमेटिकल अप्रोच सही नहीं है, तो मैथमेटिकल टूल्स पर आपकी कमांड नहीं है, तो आपकी फिजिक्स वीक रह सकती है। तो इससे रिलेटेड भी हम आपकी क्लासेस लेंगे, और जो भी जिस मैथ्स का फिजिक्स में यूज होता है डेफिनेटली उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो वेक्टर भी उनमें से एक है, वैसे इजी है, ज़्यादा बहुत हार्ड चैप्टर ये नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलें, रेगुलर उस चीज़ को वीडियोस को फॉलो कीजिएगा,
और अपना होमवर्क पूरा करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी जस्ट लाइक यू स्कूल। ओके, तो वेक्टर, अब अगर मैं आप सबसे फिजिकल क्लास में पूछ रहा होता वेक्टर तो आप अलग अलग तरह से इन चीज़ों को बता सकते थे। तो वेक्टर को अगर हम डिस्क्राइब करें तो कैसे कह सकते हैं, अगर पुरानी बातों को दिमाग में रखें तो आप कहते हैं कि सर एक्चुअली कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी सर जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो सर मैं उसको वेक्टर कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप अगर आप इसमें डेफिनेशन लिख रहे हैं तो एक चीज और इसमें ऐड करनी पड़ेगी, आप इसमें लिख दीजिए कि फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर्स। मतलब मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी वो फॉलो करनी चाहिए, देन इट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी कुछ क्वांटिटीज रहती हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप 12th क्लास में या 10th में आपने पढ़ा था करंट। तो करंट का क्या होता है बेटा कि करंट का इज हैविंग डायरेक्शन, या तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट रहता है, या अगर कोई पोटेंशियल वाइज बात करेगा तो कहेगा कि सर करंट इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो सर वो उसका डायरेक्शन हो गया और सर मैग्नीट्यूड होता ही है, तो मैं करंट को वेक्टर अज्यूम करूंगा। करंट वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो वेक्टर की कंडीशन है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करे। ये एंगल पर डिपेंड करेगा, जैसे कि सर आपने वेक्टर बता दिया, मैं समझ भी गया कि सर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका, मैं पहले फिजिकल क्वांटिटीज को लिखता हूँ, चलो फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज में एक्चुअली क्या होता है, एक होता है वेक्टर और एक होगा आपका स्केलर। टेंसर भी होता है, बट हम बेसिकली अभी इसी में जाएंगे। मेनली जो डिस्क्राइब किया वो क्या, वेक्टर और स्केलर। आगे आपको जो जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं आपको कुछ समझाऊंगा। तो वेक्टर हुआ, स्केलर हुआ। हम क्या कह रहे हैं कि सर वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और इधर ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये रहेगा। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि फिजिकल क्वांटिटीज को जान देंगे। फिजिकल क्वांटिटीज हुई जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस क्वांटिटी को हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मास फिजिकल क्वांटिटी है क्या? हाँ सर बिल्कुल है, कि सर 2 kg 3 kg 4 kg इसको हम मेजर कर सकते हैं। लव, प्यार, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं क्या? कि आप कहें कि मैं उससे 5 kg प्यार करता हूँ या 5 लीटर प्यार करता हूँ, कितना अजीब लग रहा है। या सैडनेस, कि यार आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कम से कम 10 किलो दुखी हूँ, इज इट? तो फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते, ये फीलिंग्स हैं। लव, सैडनेस, दीज आर द फीलिंग्स, दीज आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी वो होगी जिसको हम मेजर कर पाए। ठीक है, अब ये वेक्टर भी हो, स्केलर भी हो, वो एक अलग बात होगी। ठीक बात, तो यहाँ तक हमें समझ में आया। अब एग्जाम्पल बताइए, बहुत सारे होंगे आपकी, जब फिजिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम हर चैप्टर के अंदर आपको वेक्टर स्केलर बता रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए अगर हम इसमें कुछ कंसीडर करें तो वेक्टर की बेटा डायरेक्शंस आप क्या दे सकते हैं, स्पीड देंगे क्या? नो, वेलोसिटी। किसी वेलोसिटी हो गया, फोर्स और वेट। वेट एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, मास नहीं है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। थ्रस्ट, फोर्स और थ्रस्ट उसी में आ जाएगा। एक्सेलरेशन आपका वेक्टर है, और मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। जबकि स्केलर में क्या आएगा, स्पीड, और क्या आएगा, डिस्टेंस। स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, और बताइए मास। ये जो स्केलर क्वांटिटीज रहेंगी, जब इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे तो अधूरी सी नहीं लगेंगी।
जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, या एक बॉडी है उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ये अधूरा है। 10 न्यूटन लगा दिया बट किधर लगाया, क्योंकि जहां भी इसे लगाएंगे उसी हिसाब से इसका इम्पैक्ट अलग आएगा। अगर मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगाया, नीचे हो जाऊंगा। लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो हम ऐसे इस तरह से मैं मूव कर जाऊंगा, इस डायरेक्शन में लगाओगे तो मैं ऐसे मूव कर जाऊंगा, ऊपर की तरफ लगाओगे तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। मतलब आप एक वेक्टर क्वांटिटी को किधर लगा रहे हैं उससे डिपेंड कर रही है चीज, इसलिए जब तक उसका डायरेक्शन आप नहीं बताओगे वो अधूरी है। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किधर, जैसे आप जानते हैं ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो नीचे की तरफ रहती है। इसीलिए कोई भी चीज होती है जो आप उसे ऊपर फेंक देते हो, ग्रेविटी टू ग्रेविटी वो नीचे आ जाती है। अगर वही चीज ऊपर की तरफ लग रही होती, ग्रेविटी ऊपर होती, तो हम इस ग्राउंड पे होते हैं, हम सब लोग ऊपर चले जाते। तो वेक्टर क्वांटिटी बिना डायरेक्शन के अधूरी फील होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी इतना सफिशिएंट है। समझ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी होगी। लोकेशन या पोजीशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। मैं कह दूं मैं आपके घर से 5 किलोमीटर दूर हूँ, तो ये एक अजीब, अगर मैं इसे पोजीशन के हिसाब से बताऊं तो आप मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि 5 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक, देन इट विल बी काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो एक डायरेक्शन दे रहा होगा तो आप उसको पहुंच पाएंगे। तो मेरी बात आप शायद समझ पा रहे होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी की तरह ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाए। और फिर फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिस्क्राइब कर दिया बेटा वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में, और इसके हमने एग्जांपल्स देखे थे। तो स्केलर के बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं, चैप्टर का नाम ही हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर को हम देखेंगे। अब वेक्टर के बारे में हम धीरे धीरे सारी डिटेल्स हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर। नंबर 1 इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, देखो मैं आपको बता दूं, ये अभी जैसे ही कुछ इसकी बेसिक और थ्योरेटिकल चीज समझ आ जाएंगी, देन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी जस्ट थ्योरेटिकल डेफिनेशंस इस तरह की कुछ चीजें चलने वाली हैं, और मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ये सारी चीज बताऊं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते हों, तो ऐसे डिमोरलाइज नहीं होना या वो चीज़ छोड़नी नहीं है, वो थोड़ा सा उसको सीखिए। हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें मिल जाए, और जिससे आप कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दो तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आप उसे नेगेटिव ना कर पाओ। तो ये आपको थोड़ा सा पहला लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब इसमें न्यूमेरिकल्स और ये सारी चीज़ें आएंगी एंड इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। तो आप डेफिनेशन से ये सारी चीज़ लिखते रहिए, क्योंकि 11th में आपकी स्कूल के एग्जाम्स होगी तो उसमें भी क्या लिखेंगे। तो इक्वल वेक्टर नाम से पता लग रहा है। अब कोई दो वेक्टर हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनको आप कब इक्वल कहेंगे? इक्वल वेक्टर की कोई डेफिनेशन आपसे पूछ रहा होता तो आप कहते टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कि सर दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल होंगे जब ये मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम हो सर, और डायरेक्शन वाइज भी सेम हो। दोनों, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और मैग्नीट्यूड उसके पास वो बराबर होना चाहिए। देन दीज आर दी इक्वल वेक्टर्स। मैं इसके बारे में भी एक और थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज आपको बता दूं कि एक वेक्टर को हम एक्चुअली इस एरो से डिनोट करते हैं। जब भी आपको ये एरो किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर दिख जाए, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आपने फोर्स के ऊपर आपने ये बना दिया, दैट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर कभी आपको ऐसे मिल जाता, ये इसका मतलब है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। या इसको बहुत सी बार सिर्फ आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब बना दिया है आपने, इट मींस ये एफ वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
लेकिन जब आपने इसके ऊपर मॉड लगा दिया, दैट मीन्स उसमें से डायरेक्शन हटा दिया, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड। एफ वेक्टर का मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या गॉस बार से सिर्फ एफ वी आप लिख सकते हैं। ये एरो डायरेक्शन नहीं दिखाता, ये सिर्फ वेक्टर बताएगा। ये नहीं कि ये अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो आप कह दो ऐसे, नो, ये सिर्फ एरो हमेशा ऐसे रहेगा, इसको ऐसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे सिर्फ हमें वेक्टर है, स्केलर है, इसका पता लगता है। बाकी इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्या होगा, किधर पोजीशन है, इससे रिलेटेड और आपको फर्दर अलग से पैरामीटर्स मिलेंगे, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर्स। नाउ सेकंड इज पैरेलल वेक्टर। हेडिंग डालिए पैरेलल वेक्टर। नाम से पता लग रहा है, इसको भी आप बता सकते हैं कि दो वेक्टर सर पैरेलल तब होंगे जब दोनों के सेम डायरेक्शन होंगे। आप नोट करना चाह रहे हैं, लिख लीजिए, टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन नंबर वन both have same direction, number one both have same direction, and number two one vector is scalar positive, नहीं, one vector is scalar positive or non-zero multiple of another vector। स्केलर पॉजिटिव या नॉन जीरो मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो गया तो उसका मतलब वो नेगेटिव ही जस्ट उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देगा और वो फिर पैरेलल नाम के बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर बन जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट है। तो पैरेलल वेक्टर हमने देख लिया कि सर इनका डायरेक्शन बराबर होगा, एक डायरेक्शन होगा तो पैरेलल हो जाएंगे। इसको मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं कि एक वेक्टर दूसरे का नॉन जीरो मल्टीपल है, ठीक है। नॉन जीरो इसलिए क्या, जैसे कि एक 5 न्यूटन का हुआ, एक 10 न्यूटन का हुआ, तो एक 2 का मल्टीप्लायर हुआ, दोनों के दोनों अगर एक का ही होता तो फिर वो तो फिर इक्वल वेक्टर ही हो जाते, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है ही और जो मल्टीप्लायर फैक्टर है उनका वो 1 है, इसका मतलब वो इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो पैरेलल के लिए हमने देख लिया। नेक्स्ट वन इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स आप खुद सोच के देखिए। अब जब पैरेलल की डेफिनेशन आपको आती है तो एंटी पैरेलल की आप डेफिनेटली बना सकते हैं। Two vectors, vector A and vector B, are said to be anti-parallel to vector A and vector B are said to be anti-parallel when number one both have opposite direction, दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट होंगे। And number two, one vector is scalar, non-zero negative multiple of another vector, scalar non-zero negative multiple of another vector। ठीक बात, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मैं आपको इनकी सबकी डेफिनेशंस बता रहा हूँ। मैंने बिल्कुल टॉपिक को बेसिक से उठाया है जिससे कुछ भी चीज छूटे ना। आप लोग भी थोड़ा सा इसको फॉलो करते रहो, जिससे आगे जब हम क्वेश्चंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर रहे होंगे तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कोलिनियर वेक्टर्स, इसको लिख लीजिए। When the vectors under consideration can share the same support, when the vectors under consideration can share the same support or have a common support, then the considered vectors are collinear। एक सपोर्ट होना चाहिए, एक या तो उन दोनों का कॉमन एक जगह से स्टार्टिंग हो रहा हो, ठीक है, एक सपोर्ट उन लोगों का सेम रहेगा तो वो कोलिनियर वेक्टर्स। आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली आई विल लेट यू। मैं पूरा ये समझाऊंगा, ये आपने नोट कर लिया, कहीं कोई और दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा।
ये जस्ट इनकी डेफिनेशंस है, आप इनको समझते लिखते जाइए। नेक्स्ट जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर नाम से पता लग रहा है मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। जब मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर्बिट्री। आर्बिट्री डायरेक्शन मतलब नॉट नोन टू अस। तो इसको लिख लीजिए जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मींस ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्री डायरेक्शन। मतलब कोई पॉइंट जैसे आप बना दें कि पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये इसका इतना कोई खास यूज नहीं है। हाँ, लेकिन जो नेक्स्ट आएगा वो आपको नॉट ओनली इंस्पेक्टर, कंप्लीट फिजिक्स में आपको थ्रू आउट इस साल भी नेक्स्ट ईयर भी हमेशा इसकी चीज की जरूरत पड़ती रहेगी। तो नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट लिखिए यूनिट वेक्टर। नाम से पता लग रहा है यूनिट वेक्टर मतलब जीरो का तो मैग्नीट्यूड जीरो था, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 is known as unit vector, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। A vector having magnitude 1. It is denoted by cap, hat। इस तरह से बना देते हैं जैसे कि मैं लिखूं आई कैप, तो मैंने इसके ऊपर कर दिया, या जे कैप, तो ये ऐसे हो रहा होगा। जब आप उसके ऊपर इस तरह का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर की हम बात कर रहे थे, जैसे कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक बात। इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। ए वेक्टर को आपको यूनिट वेक्टर बनाना है तो आप दिमाग पर जोर डालिए कैसे बना सकते हैं कि सर मैं यूनिट वेक्टर में तो क्या होता है कि मेरा मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। अगर मुझे सेम वेक्टर को सर, अगर मुझे सेम वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैं सर उसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूं कि सर अगर आपको ए कैप बनाना है तो आप सर क्या करो, ये जो वेक्टर है जिसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसी के सर मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। समझ में आई? आप आगे जब देखोगे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं। आई कैप एक्चुअली जब एक्स डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर लगा रहे होते हैं तो एक्स डायरेक्शन के लिए आपको आई कैप यूज करना होता है, बाई डायरेक्शन के लिए जे कैप, और जेड डायरेक्शन के लिए आपको के कैप यूज करना होगा। मेरी बातें आपको यहाँ तक समझ में आई? ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल से मतलब समझ में आ रहा है, एंगल हो जाएगा उनका 90 डिग्री। तो आई कैप, जे कैप, के कैप ये सब क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अगर ये आपकी एक्स है तो ये आपकी वाई होगी, ये आपकी वाई एक्सिस होगी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब ये x है, ये y है, तो ये z एक्सिस होगी इसके परपेंडिकुलर। तो चाहे आप z का y से एंगल देखें 90 डिग्री, चाहे z का x से देखें एंगल 90 डिग्री, आपस में आप किसी का भी देखें, देखो ऐसे भी मैं इसको बना सकता हूँ कि सर ये x है, ये y है, तो ये z होगा। अब चाहे ये आप 90 डिग्री देख लीजिए, चाहे सर ये 90 डिग्री देख लीजिए, किसी का किसी, चाहे सर इससे देख लीजिए, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब आपके ऊपर है किसको आप x लेना। अब इफ दिस इज x, इफ दिस इज y, दिस इज z, तो ये i कैप, ये अगर मैंने इसको क्या माना है y, तो ये j कैप और ये k कैप। तो i कैप, j कैप, k कैप ये क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक। नेक्स्ट देखिए आप पोलर वेक्टर्स। कभी-कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए
तो आप वहाँ साथ कंफ्यूज हो जाए, नहीं तो अदरवाइज वेक्टर के न्यूमेरिकल्स और वो सारी चीज़ तो आपको इजी पढ़ेंगे, लेकिन ये कौन सा पोलर वेक्टर हुआ नहीं हुआ तो उसकी बाय डेफिनेशन में, इसलिए आपको सारी चीज़ समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स इसमें नोट कीजिए, these have starting point और point of application. These vectors have starting point और point of application. मतलब इस तरह के जो वेक्टर्स होंगे उनका कहीं ना कहीं कोई स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो फॉर एग्जांपल आपसे दूसरे आप बता सकते हो, मींस दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया। क्या डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि सर कहाँ से स्टार्ट हुई, या फोर्स, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किस जगह अप्लाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा तो उनको कहेंगे पोलर वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर these vectors represent rotational effect. These vectors represent rotational effect and are always along the axis of rotation. And are always along the axis of rotation in accordance with the right hand screw rule. In accordance with right hand screw rule. समझ रहे? तो एक्सियल वेक्टर को हम राइट हैंड स्क्रू रूल से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे एक व्हील है, उस व्हील पर एक कोई पॉइंट है ऐसे रोटेट कर रहा है इस हिसाब से, ठीक है? तो ऐसे मूव कर रहा है तो आप अपना राइट हैंड स्क्रू, ये राइट हैंड ऐसे लगाएंगे और इसके अलोंग आप जैसे करेंगे तो ये डायरेक्शन आया बाहर की तरफ। तो जब इस तरह का कोई भी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा वो आपको डॉट से रिप्रेजेंट करना है, और अगर ऐसे करके आए, अगर ऐसे घूम रहा होता तो आप इसका डायरेक्शन ऐसे दिखाते यूं, तो ये आता अंदर की तरफ। अंदर वाला जो डायरेक्शन होता है उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से, ठीक? तो ये हो गया आपका एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप कोप्लेनर वेक्टर। इसमें आप लिख सकते हैं थ्री और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। मैंने आपको क्या कहा कि थ्री या थ्री से ज्यादा वेक्टर्स जो एक प्लेन में लाई कर रहे हो दे विल बी कोप्लेनर वेक्टर। टू से नहीं बोला है मैंने, रीजन इज दैट कि कोई भी दो वेक्टर वो तो हमेशा एक प्लेन में रहेंगे। The two vectors are always lie in the same plane. अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये दो वेक्टर्स ऐसे ले लिए तो ये इस प्लेन में है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो आप क्या करेंगे कि सर ये इन दोनों इस प्लेन में लाई करेंगे, ये वाला प्लेन हो जाएगा। ये दोनों ऐसे करेंगे तो इस वाले प्लेन में लाई करेंगे। ऐसे आप बना देंगे तो इस एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है और ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब टू वेक्टर्स विल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब दो से ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों के दोनों वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये वाला अगर मैंने ये x मान लिया, ये y मान लिया, तो x y प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब ये तीसरा वेक्टर ये है, तो या तो ये दो एक प्लेन में आ पा रहे हैं या ये एक प्लेन में आ पा रहे हैं, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, कब करेंगे वो? अगर ये ऐसे हो जाए तो दीज थ्री वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, ये अब कोप्लेनर है, इस कंडीशन में नहीं, राइट? तो ये हो गया आपका कोप्लेनर वेक्टर। ये अभी तक हमने समझा कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग पार्ट में हमने बांटा था स्केलर वेक्टर करके।
फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर, और टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने आपको सारी चीजें लिखा दी थी। अब ये पूरी वेक्टर अलजेब्रा हुई। यहाँ पे हम देखेंगे कि सर फिर वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सारी चीजें भी हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो पहले वेक्टर को ऐड करना अगर हम सीखें तो इसके लिए आपको हेडिंग डालना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को हम ऐड करना सीख रहे हैं, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लाइन है ओ ए, ओ और ये ए है जो जो एक्चुअली ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लाइन है आपकी ए और बी, ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर आपको ये दोनों ऐड करने हैं, जैसे कि आप क्या करें कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर जो हैं हमारे ए और बी, ए प्लस बी अगर आप करें तो कैसे होगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अंदर आपको इसको ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जब आप ओ ए ले रहे हैं तो एक वेक्टर की जो हेड रहेगी, पहले वाले का जो हेड रहेगा दूसरे वाले के टेल से वो आपको कनेक्ट करना होगा। ये आपका ओ ए वेक्टर है, और ये अब इसका डायरेक्शन नहीं बदलना आपको, ऐसे ही इसको पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं इसके हेड से जो मेरा ए बी का टेल था वो कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक, जब आप ऐसे कर देते हैं तो तब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो ये लाइन हमारी बनेगी दैट विल बी द रिजल्टेंट। समझ रहे हैं? ये क्या आया, ये लाइन आई हमारी ओबी। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ओबी वेक्टर जो है वो बना है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर से। समझ रहे? इसको हम दोनों को जब ऐड कर दिया तो यहाँ पर ओबी वेक्टर आया। अब इसको मैथमेटिकली देखें हम कैसे, कि फॉर एग्जांपल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा आपको गिवन होता, तो मैं अगर ये वेक्टर को ऐसे इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, एक पूरा कंप्लीट एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तो ओ मैं इसको मान लेता हूँ एन। तो जो ट्रायंगल आप ओ एन बी लेंगे उसमें ये तो क्या बन गया बेटा आपका बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, राइट। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो मैं अगर ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए, तो ये सिंपली है क्या, ये है हमारी ओ एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर। इसमें मैंने पाइथागोरस लगा दी, और ये क्या चीज है, ओ एन क्या है हमारा, ओ एन है हमारा, अगर मैं ओ ए को मैंने ए माना था ना, तो ये है कि सर ए प्लस ये था आपका बी, और ये एंगल था थीटा, तो ये क्या बन जाएगा बी कॉस थीटा। आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको अलग से फिर से समझाऊंगा क्योंकि हो सकता है आपको इसके कंपोनेंट करने में दिक्कत आ रही हो, हम इसको अलग से भी समझाएंगे। तो ये बी कॉस थीटा है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बी साइन थीटा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है सीधा सीधा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको आप इसे ऐड कीजिए, स्क्वायर इसको आप करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसे ही प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से ये चीज कॉमन ले लेंगे आप, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे या रूट, जैसे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज क्या होगी, सॉल्व होके ये सॉल्व होके हमारा आ जाएगा, जो मेरा रिजल्टेंट चल रहा था ना ओ बी का मैग्नीट्यूड, वो हमें मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बनेगा। इसको आपको बहुत पहले हम 9th क्लास में भी समझा चुके हैं एक बार, आप एक बार इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो हम अलग से देखेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। बाकी मैं अच्छा चलिए आपको वो समझा देता हूँ हम क्या कर रहे थे। ये था, ऐसे था ए, ये था आपका बी, ये एंगल दिया था आपका थीटा। तो मैंने इसको क्या लिया था बेटा, इसको लिया था मैंने बी कॉस थीटा, और ये लिया था मैंने बी साइन थीटा। आपका जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो, यहाँ पर एक्स के साथ एंगल गिवन है, वो उसके क्लोज है। तो सी से कॉस, सी से क्लोज, जिसके साथ आपको एंगल दिया हुआ हो, यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है, इसलिए मैंने इसको बी कॉस थीटा ले लिया, तो दूसरा वाला रहेगा बी साइन थीटा। समझ रहे हैं। और अगर आप इसे वैसे मैथमेटिकली देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल ये तो है हमारा बी, ये है थीटा, मुझे पता नहीं है, मैं इसको मान लेता हूँ कि लेट्स से एक्स है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं अगर कॉस थीटा लगाता तो आप क्या कहते हैं कि सर ये रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर यहाँ से x की वैल्यू आती b cos थीटा। उसी तरह से जब आप इस ट्रायंगल में sin थीटा निकालोगे तो वो उसको आप y मान लीजिए, तो y अपॉन b कर देते हैं आप, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा, इसको आप देखिएगा, इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हम इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग सी DPQs वगैरह ये सारी चीज़ें देने वाले हैं, आप लोगों से बात भी करेंगे, और इसमें कुछ करेक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो कि आपको क्या चीज़ सूट करेगी, और अभी लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं हो पा रही हैं, बट डेफिनेटली देयर आर चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हम आपसे बात करके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ इसमें बदलाव भी करते रहेंगे। बाकी वी आर completely planned out for our online classes, तो डेफिनेटली जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है इस टाइम में, we will be trying our best for that। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।